हम आ चुके हैं अपनी ग्राफ सीरीज के 5th लेक्चर में और आज हम सॉल्व करने वाले एक प्रॉब्लम जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास दो मेथड हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा, डीएफएस और बीएफएस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ग्राफ की प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना है तो भैया कॉमन सेंस लगाओ, कोई आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि भैया इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है, वो भी आपके अच्छे से समझ आएगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, यहां पे एक डेफिनेशन हमें गिवन है। अभी कुछ देर के लिए इसको इग्नोर मारते हैं और पहले हम एक चीज देखते हैं। अगर आपको कभी भी बोला जाएगा कि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है किसी ग्राफ का, तो इस ग्राफ की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। तो मैं जब भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालूंगा तो ये ग्राफ होना चाहिए आपका हमेशा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। हम इसी ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकते हैं। और इन शॉर्ट आप इसका नाम बहुत बार सुनोगे, डैग, DAG, इसकी शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। क्या होता है ये? सिंपल सा है। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए एज की। देखो यहाँ पे एज की डायरेक्शन दे रखी है। और असाइक्लिक मतलब कि भैया साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो मैं देखूं कि ये ग्राफ मुझे गिवन है और इसमें कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, मैं देख सकता हूं कोई भी लूप इसके अंदर नहीं बन रहा है। अगर आप देखो, मैं 0 से 1 जा रहा हूं, 1 से 3 जा रहा हूं, 3 से कहीं नहीं जा सकता, 0 से 2 जा सकता हूं, 2 से 3 जा सकता हूं और कहीं नहीं जा सकता। तो मतलब सर्कल टाइप का कुछ भी नहीं बन रहा है। अब ये हमारे पास डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दे रखा है और बोलेगा कि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल के बताइए। अब देखो, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई डेटा होता है, उसको हमें प्रॉपर किसी तरीके से अरेंज करना होता है। या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो वही काम हमें यहां पे भी करना होता है कि यहां पे जो इसकी वर्टेक्स हमें गिवन है, इसकी हमें एक प्रॉपर ऑर्डरिंग करनी है। वो ऑर्डरिंग कैसे करनी है? सॉर्टिंग नहीं करनी है जी कि आपने सीधा आंसर लिख दिया, नहीं, उसकी उसने कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है उसको अब हम देखते हैं। वो कह रहा है कि भैया अगर आपकी कोई एज है u से v में जा रही है, u से v की ओर अगर आपकी एज जा रही है तो आपका ये u हमेशा पहले आएगा इस v से। मतलब जैसे मैं देखूं 0 से 1 एक एज जा रही है, 0 से 1 एक एज जा रही है, तो जो भी इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जो भी आंसर होगा तो उसमें हमेशा 0 पहले आएगा इस 1 के मुकाबले। तो मुझे इसकी वर्टेक्स को एक प्रॉपर ऑर्डरिंग देनी है। अब अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो इसका एक आंसर ये पॉसिबल हो सकता है 0 2 1 3। मैंने कहा ये इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट का आंसर। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, यहां पे ग्राफ को देखो, ये क्या कह रहा है 0 1 से पहले आना चाहिए, 0 1 से पहले आ रखा है, 0 2 से पहले आना चाहिए, 0 2 से भी पहले आ रखा है, 1 3 से पहले आना चाहिए, 1 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले आ रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने निकाला है ये प्रॉपर टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। इसको मैं एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकता हूं। ये देखो यहां पे क्या कह रहा है, 0 से 1 पे एक एज जा रही है, 0 से 2 पे एक एज जा रही है। तो मैं देख सकता हूं कि 0 2 से भी पहले आ रहा है, 0 1 से भी पहले आ रहा है, जो मैंने अभी यहां पे देखा। 1 पहले आना चाहिए 3 से, 1 पहले आना चाहिए 3 से, 2 से 3 में एज जा रही है तो 2 पहले आना चाहिए 3 से, तो 2 पहले आ रहा है 3 से, और लास्ट है मेरा 3, उसमें तो कहीं एज जा ही नहीं रही है, तो वो तो हमने देखेंगे नहीं। तो ये इसका एक आंसर हो सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एक और आंसर ढूंढ लिया होगा, जो होगा इसका 0 1 2 3। ये भी इसका एक वैलिड आंसर और ये भी इसके लिए बिल्कुल टोपोलॉजिकल सॉर्ट बिल्कुल सही आंसर इसके लिए। क्यों? तो मैं देखूं 0 1 और 2 से पहले आना चाहिए, 0 1 और 2 से पहले, 1 3 से पहले आना चाहिए, 1 3 से पहले, 2 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले, और 3 के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो देखो यहां पे हमें मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं। तो जब भी आपके पास डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ गिवन होगा तो बहुत हाई चांस है कि वहां पे मल्टीपल आंसर आपके आ सकते हैं। तो ये इसको देख के घबराना नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। अब जो नेक्स्ट डाउट आपके माइंड में आएगा कि भैया ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है ये क्यों सिर्फ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के लिए ही निकलता है? कोई तो रीजन होगा। हाँ जी। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन गिवन होती है। ठीक, हाँ जी। अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लेता, मान लो मैंने 0 1 का एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लिया, तो इसका वो कैसे बनेगा एडजेसेंसी लिस्ट? ये दिखाएगा ना 0 से 1 और 1 से 0। अनडायरेक्टेड में ऐसे ही बनता है।
हाँ जी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या इसका आउटपुट 0 1 हो सकता है? तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 0 से 1 पे एक एज जा रही है तो 0 पहला आना चाहिए 1 से, बिल्कुल वैलिड कर रहा है। 1 से 0 पे एज जा रही है तो 1 पहला आना चाहिए 0 से, ये होल्ड नहीं कर रहा है सेकंड वाले को। इसका एक और आंसर हो सकता है 1 0, ऐसे ही मैं वेरीफाई कर सकता हूं। ये क्या कह रहा है? पहले वाले को देखो कि 0 से 1 पे एक एज जा रही है तो 0 पहला आना चाहिए 1 से, तो यहां पे लेकिन 0 बाद में आ रहा है 1 से, तो ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्शन होना बिल्कुल आपके लिए नेसेसरी है, ताकि आप क्या कर पाओ, कंफर्म कर पाओ कि कौन है पहले आएगा। इसमें मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, 0 1 है, अनडायरेक्टेड एज है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि कौन पहले आएगा। तो भैया अनडायरेक्टेड हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है साइक्लिक की। किसकी? साइक्लिक की। ये क्यों कह रहे कि ये असाइक्लिक ही होना चाहिए, साइक्लिक के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ऐसा होगा 0 1 2, ऐसे करके मैंने एक साइक्लिक ग्राफ बना दिया। अब आप खुद सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या इसका आंसर 0 1 2 हो सकता है? तो ये क्या कह रहा है? 0 से 1 पे एज जा रही है तो 0 पहला आना चाहिए किससे? 1 से, तो 0 1 से पहला रखा है। 1 से 2 पे एज जा रही है तो 1 पहला आना चाहिए 2 से, 1 पहला आना चाहिए 2 से। 2 से 0 पे एज जा रही है तो 2 पहला आना चाहिए 0 से, 2 पहला आना चाहिए 0 से, जबकि आ नहीं रहा है, 0 पहला आ रहा है 2 से। अब ऐसे आप इसके सारे परम्यूटेशन भी बना दोगे तो आपका कोई भी आंसर वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहा है। ये कह रहा है 0 1 से पहला आना चाहिए, 1 कह रहा है कि भैया मैं 2 से पहला आना चाहिए, 2 कह रहा है मैं 0 से पहला आना चाहिए, तो आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल ही नहीं पाओगे। तो यहां पे ग्राफ का नेसेसरी होना है कि भैया क्या होना चाहिए? असाइक्लिक होना चाहिए, वहां पे साइकिल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तभी आपका आंसर निकल सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आज के बाद अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछ लिया गया कि भैया टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्यों डीएजी का ही निकलता, बाकी वो क्यों नहीं निकलता, तो आप वहां पे उनको आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो, रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का ही निकलता है। क्लियर? हाँ जी। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रही है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज द लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस, इनकी एक लीनियर ऑर्डरिंग करना। क्लियर? सच दैट फॉर एवरी डायरेक्टेड एज, कि हर एक डायरेक्टेड एज फ्रॉम यू टू वी, ओके, द वर्टेक्स यू कम्स बिफोर वी, जो यू है वो वी से पहले आना चाहिए। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी अब समझ आ गई होगी। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? ये तो समझ गए हम, यहां पे हमें सब समझ आ चुका है कि भैया टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे निकालना है। अगर मेरे पास ग्राफ होगा वो मैं निकाल सकता हूं, पर सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? तो चलो एक काम करते हैं, अपना एक ये ग्राफ ले लेते हैं। ओके, क्या आप इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो पहले उसको कमेंट कर दो वीडियो पॉज करके। क्या इस ग्राफ का मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकता हूं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया? बिल्कुल वही कि अगर 5 से 0 में एज जा रही है तो 5 पहला आना चाहिए 0 से। तो आई होप आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। तो जो इसका आंसर है वो है अपना 4 5 0 1 2 3। ये इसका आंसर है कि 4 5 0 1 2 3, ये इसका आंसर है। कि यहां पे क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि 4 5 से पहला आना चाहिए, तो 4 5 से पहले, 5 0 से पहला आना चाहिए, 5 0 से पहले, 0 1 से पहला आना चाहिए, 1 2 से पहला आना चाहिए, 2 3 से पहला आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इस आंसर को प्राप्त कैसे करेंगे? अब मैंने कहा यहां पे हम डीएफएस का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सर्च डीएफएस का। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं ये ग्राफ आपको गिवन है और आपको इसका डीएफएस निकालना है, आप कैसे निकालोगे? मैं कह रहा हूं इस ग्राफ का डीएफएस निकालना है, तो हम इन जनरल क्या करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0 वाले से इन जनरल, ठीक? हाँ जी। फिर 0 से देखता हूं मैं कहां कहां जा सकता हूं। 0 तो मेरा आ गया आंसर में, हाँ जी। तो मैंने कहा मैं 0 से 1 पे जा सकता हूं, 1 पे गया, 1 भी मैंने ले लिया, 1 से मैं 2 पे जा सकता हूं, 2 भी ले लिया, 2 से मैं 3 पे जा सकता हूं, 3 भी ले लिया, 3 के बाद कोई पाथ नहीं है अब, हाँ जी। अब वापस आ जाओ, ओके, 2 ने भी सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए, वापस आ जाओ, 1 ने भी सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए, 0 पे आ जाओ, खत्म। तो मेरे पास आंसर क्या है? 0 1 2 3। ये तो आ ही नहीं पाए 4 5। मैं सिर्फ डीएफएस की बात कर रहा हूं, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होगा, मैं सिर्फ डीएफएस निकालने की बात कर रहा हूं। तो इनको कैसे एक्सेस करूंगा? तो इसको अगर एक्सेस करना है तो हमें यहां पे भी सेम लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि भैया जो भी आपके अनविजिटेड नोड है उनको भी विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता 4 और 5 अभी तक विजिट ही नहीं हुए, तो भैया उनको भी विजिट करो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक अनविजिटेड, एक विजिटेड एरे में ले लूंगा कि कौन कौन से अभी तक विजिट हो चुके हैं, इस तरीके से। और यहां पे मैं वैल्यू फिल कर दूंगा 0 0 0, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां पे भी सेम, मैं यहां पे आया सबसे पहले, ओके, मैंने कहा 0 अभी तक क्या है, अनविजिटेड, तो मैंने 0 से स्टार्टिंग कर दी, क्लियर, हाँ जी। तो 0 मेरा आंसर में आ गया, मैंने इसका विजिटेड मार्क कर दिया कि ये विजिट हो चुका है। अब 0 से मैं कहां जा सकता हूं, 1 पे, क्लियर, डीएफएस लगाता हूं, कोई भी पाथ एक्सप्लोर कर लो। तो मैंने 1 को देखा, मैंने कहा 1 अभी तक विजिटेड था नहीं, तो 1 को मैंने विजिट कर लिया और आंसर में लिख दिया। 1 से मैं 2 पे चला गया, मैंने देखा 2 अभी तक विजिट था नहीं, तो 2 को मैंने मार्क कर दिया और 2 आंसर में लिख दिया। फिर मैं यहां से 3 पे गया, 3 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया और 3 को इधर लिख दिया। अब 3 के बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या होता हूं, वहां से रिटर्न आता हूं। फिर 2 ने भी सब एक्सप्लोर कर दिया, इसने भी सब एक्सप्लोर कर दिया, तो मैं बाहर आ गया। तो अभी तक मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0 1 2 3 आ रहा है। ये 4 5 को कैसे एक्सेस करूंगा, वो यहीं से, मैंने कहा 0 को मैं कर चुका हूं विजिट, अब मैं अपने लूप को आगे बढ़ाऊंगा। क्या 1 को विजिट कर लिया, उसने कहा हाँ। क्या 2 को कर लिया, उसने कहा हाँ। क्या 3 को कर लिया, उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या 4 को कर लिया, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा 4 से स्टार्ट करिए। तो जैसे ही मैं 4 पे गया, सबसे पहले मैंने इसको विजिटेड मार्क किया और अपने आंसर में 4 को लिख दिया। फिर 4 से मैं कहां गया, 5 पे, ओके, और 5 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, ओके। 5 से कहां जा सकता हूं, 0 पे जा सकता हूं, पर 0 पे जाऊंगा तो मैंने देखा 0 ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, तो उसको दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं वापस आया, फिर यहां से वापस बाहर आ गया। तो इस तरीके से मैंने इसका डीएफएस निकाल दिया। 5 से मैंने क्या देखा, मैं 0 पे जा रहा था ना, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, अगर ऑलरेडी विजिटेड मतलब उसका आंसर मुझे मिल चुका है, हाँ जी, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। वहां से मैं वापस आ गया, काम खत्म। तो इस तरीके से मैंने इसका क्या निकाल दिया, डीएफएस निकाल दिया। अब अगर मुझे इसी प्रॉब्लम का, मैं आपसे बोल रहा हूं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना पड़े, ये तो मुझे पता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट किसका निकलेगा, ये हमें कंफर्म है कि जो मेरे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होंगे उन्हीं का मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकता हूं। अब इसको डीएफएस की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करूंगा, आप भी अपना कॉमन सेंस यूज करना और आपको ना आंसर खटाखट मिल जाएंगे। इनिशियली यहां पे 0 0 0 0 0 0, ओके। अब मैं एक वेक्टर ले लेता हूं जिसका नाम मैं आंसर दे देता हूं, जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करके रखूंगा। ये एक वेक्टर, क्लियर, हाँ जी। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 0 वाले से, ओके। मैंने कहा अभी तक विजिट नहीं हो रखा है, तो मैंने कहा चलो इसको विजिट करवाते हैं, ओके। मैंने 0 देखा तो मैंने 0 आंसर में लिख दिया और यहां 1 मार्क कर दिया, क्लियर, हाँ जी। 0 से कहां जा सकता हूं मैं, 1 पे, 1 पे पहुंचा, हाँ जी। 1 को अभी तक मैंने विजिट नहीं किया था, विजिटेड मार्क किया और इसको अपने आंसर के अंदर पुश बैक करा दिया। वेक्टर ले रखा मैंने, क्लियर, जो मैं आंसर में देने वाला हूं। फिर 1 से मैं 2 पे गया, मैंने कहा 2 अभी तक विजिट नहीं हो रखा है, तो इसको मार्क किया और आंसर यहां पे लिख दिया। फिर 2 से मैं 3 पे गया, मैंने कहा 3 पे अभी तक विजिट नहीं हो रखा है, तो 3 को मैंने आंसर में लिख दिया। 3 के बाद कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ओके। 3 ने देखा सब एक्सप्लोर हो गया, वापस आ गया। देखा 2 ने कि मैं सब एक्सप्लोर कर चुका हूं, वापस, सब एक्सप्लोर कर चुका हूं, वापस बाहर आ गया। तो अभी तक मेरे को आंसर में मिला है 0 1 2 3। अभी मैं सिर्फ डीएफएस ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहा हूं। फिर मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से अभी भी अनविजिटेड है। यहां पे मैं चेक कर चुका हूं, अब 1 पे 1 वाला भी विजिटेड है, 2 वाला भी विजिटेड है, 3 वाला भी विजिटेड है। ये देखेगा 4 कि 4 अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो ये 4 पे जाएगा और 4 को मार्क कर देगा 1 कि 4 विजिट हो चुका है, तो 4 मेरे आंसर में। फिर 4 से मैं कहां गया, 5 पे, देखा 5 अभी तक विजिट नहीं हो रखा था, तो मार्क कर दिया, ओके। अब 5 से कहां जाऊंगा मैं, क्या 0 पे जा सकता हूं, क्योंकि 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो वहां नहीं जा सकता। तो मैंने देखा मैं 5 वाले ने सब एक्सप्लोर कर दिया, वापस आया, बाहर निकल गया। क्या ये आपका आंसर होना चाहिए, ये 0 1 2 3 4 5 क्या आपका आंसर होना चाहिए? मेरा आंसर क्या है, 4 5 0 1 2 3। मेरे को आंसर मिल रहा है 0 1 2 3 4 5। तो यहां पे अगर मैं आपको एक पैटर्न एनालाइज कराने की बात करूं कि बाद में जब हमने ये दो आंसर निकाले, 4 5 हमारा बाद में आंसर निकला ना, हाँ जी, ये अगर इसको उठा के मैं इसके फ्रंट में ले जाता तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, मुझे ये 4 5 0 1 2 3 वाला आंसर मिल जाता। हो जाती नहीं हो जाती प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ जी, मैंने कहा ये जो 4 5 आया है, अगर इसको उठा के मैं फ्रंट में ले जाता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और 4 5 0 1 2 3 करके मुझे आंसर मिल जाता। हाँ जी भैया, बिल्कुल यार भैया, क्या सोचते हो आप? अब दिक्कत क्या है यहां पे, देखो अगर मैं इसे उठा के फ्रंट में ले जाने की कोशिश करूंगा इन दोनों को, तो एक तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। क्यों? पहले ये 4 को मुझे पीछे खिसकाना पड़ेगा, फिर इन दो को आगे लाना पड़ेगा। मतलब 6 साइज का जो एरे है आपका, इसमें ऑर्डर ऑफ एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड हो जाएगी। होगी नहीं होगी? क्या आप इसको आगे पीछे खिसका रहा हूं, ठीक? हाँ जी। अब मान लो अभी तो इतना ही है, अब इसके बाद मान लो ऐसे ग्राफ होता,
तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता, होता नहीं होता? हाँ जी, फिर उनको भी आगे खिसकाओ। तो भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करें बताइए। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि जो ये मेरा आंसर आया है लेटेस्ट वाला, ये मुझे कहां चाहिए, इस एरे के फ्रंट में। ये तो चाह रहा हूं जो भी मुझे लेटेस्ट आंसर मिलेंगे वो मुझे एरे के फ्रंट में चाहिए आंसर, जो ये लेटेस्ट मिला है। अब फ्रंट में इसको कैसे लेके जा सकता हूं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहां पे यूज कर सकता हूं मैं? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे मैं स्टैक को यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो स्टैक होता है उसके फ्रंट में ही पुश होता है, फ्रंट में होता है, फ्रंट में आता है, फ्रंट से बाहर निकलता है, मतलब फ्रंट में टॉप से, टॉप में जाता है, टॉप से बाहर निकलता है। क्लियर? मान लो ये 0 1 2 3 अगर इसके अंदर प्रेजेंट होते ऐसे, क्लियर? तो अगर मेरा 4 5 निकला होता तो मेरा 4 5 इसके अंदर ऐसे करके बैठ जाता, ये 4 5 एक साथ यहां ऐसे करके बैठ जाता, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती नहीं हो जाती? अब अगर मैं एक एक करके निकालता तो भैया मुझे मेरा आंसर मिल जाता, मुझे इस आंसर वाले को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा रीजन है। मैंने क्या करा, अगर ये 0 1 2 3 अगर ऑलरेडी यहां स्टोर होता तो मुझे क्या चाहिए, ये 4 5 यहां इसके अंदर आ जाए। क्लियर? जो 4 5 आ रहे हो ये इसके अंदर आ जाए, अब मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि हम यहां पे अगर स्टैक यूज कर लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या दिक्कत आ रही थी, फ्रंट में नहीं आ रहा था। तो फ्रंट में कहता है पूरा 4 5, तो भैया ये अगर स्टैक के अंदर प्रेजेंट हो। क्लियर? हाँ जी। तो मतलब हमें ये आंसर वाला वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, और मैक्सिमम लोग ये रीजन नहीं बताते कि हम स्टैक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये इसके पीछे का रीजन। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, कि 4 5 अगर इसके इधर आएगा, अब एक एक करके बाहर निकलूंगा तो वो उसी ऑर्डर में मुझे आंसर मिल जाएगा, पहले 4 5 0 1 2 3। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, स्टैक तो समझ आ गया। हाँ जी, अब स्टैक के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए अब उसको देखते हैं। अब आप रियल लॉजिक को देखने वाले हो कि अब रियल लॉजिक कैसे हमारा बनेगा। अब हम रियल लॉजिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी भैया, ओके। इनिशियली सब अनविजिटेड है इनिशियली, और मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। मैंने देखा भैया अभी तक मैं इस स्टैक के अंदर आंसर डालूंगा, ठीक है? ये आपको दिखाने के लिए कि फाइनल स्टैक हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्टैक को हम ले रहे हैं। चलिए मैं 0 पे आ गया, ओके 0 पे आ गया। मैंने देखा 0 अभी तक अनविजिटेड है, तो इसको मैंने पहले विजिटेड मार्क 1 कर दिया। क्या मैं 0 को उठा के इसके अंदर डाल दूं, क्या 0 को उठा के इसके अंदर डाल दूं स्टैक के अंदर, जैसे कोई आंसर मिला अंदर डाल दूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता 0 कहां रखा है, यहां रखा है, और उससे पहले कौन है 1 2 3, उससे पहले स्टैक के अंदर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? हाँ जी। तो वो मैं कैसे उस गोल को अचीव कर पाऊंगा? ये सिंपली ये कह रहा है, अगर मैं आपको बोलूं ये 0 ये कह रहा है कि जो जो मेरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो जो मेरे पे डिपेंडेंट है वो पहले इसके अंदर जाएंगे। मैं जिस पे मैं एज डाल रहा हूं ना वो पहले स्टैक के अंदर आएगा और फिर मैं आऊंगा। 0 सिंपली ये कह रहा है। तो यहां पे ये क्या करेगा, 0 बोलेगा मैं स्टैक के अंदर अभी नहीं जाऊंगा, पहले तू जाएगा फिर मैं जाऊंगा अंदर, तेरे जाने के बाद। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं कि हमारी डीएफएस की कॉल कैसी यहां पे लग रही होगी। किधर बनाऊं डायग्राम? ओके इधर ही बना देता हूं। ओके, तो डीएफएस 0 के लिए कॉल करी, ओके 0 ने कहा कि मैं अभी नहीं जा रहा हूं, जब तू चला जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक? हाँ जी। तो ये कॉल करके आगे चला गया, मैं 1 पे पहुंचा। हाँ जी, 1 कह दिया कि 1 विजिट हो चुका है, 1 विजिट हो चुका है, ओके। हाँ जी, मैं यहां पे ट्री भी आपको बनाते हुए दिखा रहा है। 1 भी अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 क्या कह रहा है कि भैया पहले 2 अंदर जाएगा, है ना, जो मेरे पे डिपेंड है, एच जा रही ना ऐसे पे। हाँ जी, तो पहले तू जाएगा फिर मैं जाऊंगा, ठीक? तो 1 वही कहेगा कि अब मैं 2 पे चला जाता हूं। 2 पे गया, मार्क 1 कर दिया कि ये भी विजिटेड है, सिंपल वही डीएफएस हम लगा रहे हैं। तो मैं 2 पे पहुंच गया। चलिए 2 ने भी सेम बोला कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी ये मेरी एच जा रही 3 पे, पहले 3 वाला अंदर होना चाहिए तभी मैं अंदर जाऊंगा। तो अभी तो 3 वाला अंदर है ही नहीं, तो इसने यहां पे पहुंच गया, ओके। अब मैं 3 पे हूं, क्लियर? हाँ जी। 3 ने देखा यार मुझसे तो कोई एज जा ही नहीं रही है, ठीक है, मेरे पे कोई डिपेंड नहीं है, ओके। अब 3 कहेगा कि भैया मेरा काम हो चुका खत्म, मैं इससे आगे डीएफएस को आगे लेके नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे डीएफएस लगा रहा हूं ऐसे करके, बस मैं इन वैल्यू को भी डाल नहीं रहा हूं। क्लियर? हाँ जी। तो 3 ने कहा मैं तो कहीं अब जाऊंगा नहीं, है ना, ये रास्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये बोलेगा कि मैं अब वापस आता हूं, किस पे? 2 पे। लेकिन वापस जाने से पहले मैं खुद को इसके अंदर पुश कर दूंगा। क्लियर? हाँ जी। अब मैं 2 पे पहुंच गया, 2 ने भी सब एक्सप्लोर कर लिया है अपनी सारी एजेस, है ना। हाँ जी। तो 2 बोलेगा मैं वापस जाने से पहले 1 पे क्या करूंगा, खुद को अंदर डाल दूंगा। तो जब आप रिटर्न हो रहे हैं
तब आपको स्टैक के अंदर डालना है। जब आपने क्या करा कि भैया जो जो मेरे पे डिपेंड है, जहां जहां जिन जिन पे मैं एज भेज रहा हूं, अगर वो जैसे ही स्टैक के अंदर पहुंच गए उसके बाद मैं खुद को डालूंगा। क्लियर? हर स्टेटमेंट यही करिए। मैं 1 पे आया, 1 ने भी सेम बोला कि भैया जो जो मेरे पे डिपेंडेंट थे, जैसे 2 था, है ना, 1 से 2 पे जा रही है, तो 2 ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो अब मैं वापस जा रहा हूं। ठीक है, वापस जाने से पहले क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डाल दूंगा। फिर मैं 0 पे आया, 0 ने देखा भैया मेरे पे डिपेंडेंट कौन था, ये 1 था, है ना, 0 से 1 पे जा रही है ना एज, हाँ जी, तो पहले 1 आना चाहिए, सॉरी 0 से 1 पे एज जा रही है, हाँ जी, तो 1 पहले स्टैक के अंदर होना चाहिए। उसने कहा ये तो है, तो ये अब बाहर आ रहा है, तो बाहर आने से पहले ये 0 खुद को भी डाल देगा। तो मतलब जब आप फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हो ना ऐसे ऐसे, तो उस टाइम पे उस एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? हाँ जी, तो ये तो हो गया 0 का काम खत्म। अब आपने देखना वही जो हम डीएफएस लगा रहे थे, कौन कौन अभी विजिट नहीं हो रखे हैं, तो आप पहुंच गए इस 4 के पास, ये अभी तक विजिट नहीं हो रखा है। क्लियर? हाँ जी, 4 ने बोला कि भैया मैं तो विजिट 5 को करो पहले, तो 5 पे गया, 5 को मैंने मार्क कर दिया 1, सॉरी 4 को भी 1 मार्क कर दिया, 5 को भी 1 मार्क कर दिया। अब मैं 5 पे पहुंच गया। 5 अब कहां जा सकता है अगर मैं डीएफएस कॉल लगाऊं? 5 ने डीएफएस कॉल लगाई, उसने देखा अरे मेरी एज किस पे जा रही है, 0 पे, वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं वहां तो नहीं जा सकता। अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब है ये यहां तो प्रेजेंट हो गई होगा, है ना। हाँ जी, तो भैया इसने देखा ये तो ऑलरेडी है, तो भैया इसने बोला चलो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा ऑप्शन, अब मुझे यहां से वापस जाना है। अब जब ये वापस जाएगा तो ये क्या करेगा, जब भी वापस जाएगा खुद को अंदर डाल लेगा। 4 पे पहुंच गया, 4 ने देखा भैया मेरे जो जो मेरे पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, जैसे 5 था वो अंदर जा चुके हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूं, तो बाहर जाने से पहले 4 भी खुद को अंदर डाल देगा। इस तरीके से अब आपके पास स्टैक के अंदर आंसर मिल चुका है, एक एक करके एलिमेंट को बाहर निकालते जाइए। बस 4 5 0 1 2 3 जो पैटर्न आपको चाहिए था वो आपको इजीली मिल चुका है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? बस आपको एक बात का याद रखना है कि कोई भी नोड हो वो तभी अंदर जाएगा जब उसके जो डिपेंडेंट है जिसमें वो एज भेज रहा है, मान लो ये नोड है, ये ए पे और बी पे दोनों पे एज भेज रहा है, तो पहले ये ए और बी स्टैक के अंदर होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये नोड स्टैक के अंदर जाएगा। इनका सिंपल सा है कि जो जो मेरे पे डिपेंड है, डिपेंड होने का मतलब कि भैया ये 1 क्या कह रहा है, पहले 0 होना चाहिए फिर 1 होना चाहिए, तो 1 मेरे पे डिपेंड है, मैं ये बोल रहा हूं। तो जो जो मेरे पे डिपेंड होंगे पहले वो स्टैक के अंदर जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं लास्ट में जाऊंगा अंदर, जब जिस पे मैं एज भेज रहा हूं पहले वो जानी चाहिए अंदर और फिर लास्ट में मैं जाऊंगा। यही है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट सिर्फ यही कहता है। अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रख लेते हो तो आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि बस उसकी एक कंडीशन है कि स्टैक के अंदर मैं तभी जाऊंगा जिस पे मैं एज भेज रहा हूं, अगर वो स्टैक के अंदर चले गए तब मैं स्टैक के अंदर जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। क्लियर? हाँ जी, और इस तरीके से मैं आंसर प्राप्त कर लिया। तो 4 5 0 1 2 3, तो देखो 0 ने देखा कि भैया 1 जा चुका है, हाँ जी, जब मैं बाहर निकालूंगा आंसर तो 0 1 हमेशा 0 के बाद ही आएगा, तो जो मेरे को आंसर चाहिए था उसी हिसाब से मेरा पैटर्न क्रिएट हो गया। तो यहां तक लॉजिक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल कॉमन सेंस यूज किया हमने, पूरा एक पैटर्न क्रैक कर लिया कॉमन सेंस यूज करते हुए। चलो लिख दो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओके, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे भी मैं सेम लॉजिक यूज करने वाला हूं, ठीक, क्या ये सॉल्व कर पाएंगे हम सेम लॉजिक के हेल्प से? मैं यहां पे ले लेता हूं 0 0 0 0 0 1 2 3, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। ओके, बढ़िया। मैंने आपको बोला था ना कि ये 0 अंदर तभी जाएगा जब तक ये 1 और 2 अंदर ना चले जाए स्टैक के, क्लियर? क्योंकि इससे एज जा रही है, 1 और 2 इस पे डिपेंड है, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, ठीक। हाँ जी, तो ये अंदर तभी जाएगा जब 1 और 2 अंदर जाएंगे। चलो यहां पे डीएफएस लगाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा 0 विजिट हो चुका है, हाँ जी, अब ये इनमें से किधर भी जा सकता है। डीएफएस लगा रहा है, उसने कहा पहले मैं इस रास्ते पे जाता हूं, ये 1 पे पहुंच गया, 1 पे पहुंचा, 1 को इसने विजिटेड कर दिया, 1 से ये 3 पे पहुंच गया, ठीक। हाँ जी, 3 को विजिटेड मार्क कर दिया। 3 ने देखा अब मैं कहीं नहीं जा सकता, जब कहीं नहीं जा सकता तो क्या होता है, वापस आता है। वापस आने से पहले वही खुद को अंदर डाल दो, जब भी मैं वापस आऊंगा अंदर डाल दो। 1 ने देखा मैंने सब विजिट कर लिए, अब मुझे वापस जाना है, तो मैं क्या करूंगा, खुद को अंदर डाल दूंगा। अब मैं 0 पे पहुंच गया, 0 ने कहा यार ये वाला तो मैं कर चुका एक्सप्लोर, अब इसको करता हूं। अब मैं इधर को आया, 2 पाया, 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। ओके, 2 ने बोला कि भैया अब 2 कहां जा सकता, 2 ने बोला क्या मैं 3 में जा सकता हूं, उसने कहा यार 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, वहां नहीं जा सकता, तो अब मुझे क्या आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो 2 वापस आने से पहले खुद को अंदर डाल देगा।
अब मैं 0 पे पहुंच गया। 0 ने देखा कि मैं सबको विजिट कर चुका हूं जहां जहां मैं जाना चाहता था। अब मुझे बाहर आना है, तो बाहर आने से पहले ये भी खुद को अंदर कर देगा। अब अगर आप एक एक करके एलिमेंट निकालोगे तो आपका आंसर मिल गया। सिंपल सा यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। ये एक बड़ा सा डायग्राम है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं ऐसी। ठीक, यहां पे भी क्या है, डायरेक्टर एसआई के ग्राफ ये हमें दे रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं कि यहां पे एक एरे बना दो। सिंपल है, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भाई चीजें ही दिमाग के अंदर घुस जाए। 0 1 2 3 4 5 6 ओके, सही है इसमें। चलिए यहां पे भी सेम काम, मैं मान लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टैक, सबसे पहले क्या करना है, 0 ने देखा तो सबसे पहले 0 को विजिटेड मार्क करो। अब यहां से ये कहां कहां जा सकता है, डीएफएस। अगर मैं डीएफएस लगा रहा हूं, दो ऑप्शन है, तो उसने कहा पहले मैं इधर को जाता हूं। 1 पे देखा, 1 अभी तक विजिट नहीं हो रहा, तो 1 को मार्क कर दिया। 1 ने बोला इधर को चल लो, पहले दो रास्ते थे, इधर इधर, उसने कहा पहले इधर वाले पे चल लो। उसने 3 पे गया, 3 को विजिटेड मार्क कर दिया। चलिए 3 ने बोला कि भैया इधर को चल लो, तो मैं इधर को आ गया। अभी मेरा पाथ ऐसा चल रहा है। 4 पे पहुंचा, 4 को मैंने मार्क कर दिया, इसको भी विजिट कर चुका हूं। अब 4 से मैं कहीं जा सकता हूं नहीं, क्योंकि डेड एंड आ गया। जैसे ही हो गया है, अब क्या करना है, 4 वापस आएगा। ठीक है, यहां से वापस आना है। वापस आने से पहले अंदर डालो, क्लियर। 3 अब कहीं जा सकता है, यहां जाना था वहां चला गया, अब कहीं नहीं जा सकता, तो अब इसको भी वापस आना पड़ेगा। वापस आने से पहले अंदर डाल दो। 1 है, 1 ने ये वाला पाथ तो एक्सप्लोर कर लिया। उसने कहा क्या मैं इस वाले पे जा सकता हूं, उसने कहा भैया ये जो 4 है ये तो ऑलरेडी विजिटेड है। उसने कहा यहां जाने की अब जरूरत नहीं है। तो उसने देखा सारे पाथ एक्सप्लोर कर चुका है। अब इसने कहा मैं वापस आ जाता हूं। वापस आने से पहले 1 अंदर डाल दो। फिर अब मैं यहां पे हूं, कहां पे, इस 0 पे प्रेजेंट। ठीक, हाँ जी। 0 ने कहा इधर तो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं, अब इधर को एक्सप्लोर कर लेता हूं। ये इधर को आ गया, तो इसने देखा 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। 2 से क्या मैं कहीं जा सकता हूं, नहीं। तो 2 ने कहा मुझे वापस जाना है। वापस जाने से पहले खुद को स्टैक के अंदर डाल दो। 0 ने देखा मैं इधर भी हर जगह एक्सप्लोर कर दिया है, तो अब इसने कहा मुझे भी अंदर डाल दो। क्लियर, अब मैं बाहर आ गया। ओके, अब फिर से वही कि कौन कौन अभी अनविजिटेड है। 5 पे मैं पहुंच गया कि अभी तक विजिट नहीं हुआ है। 5 पे पहुंचा, 5 ने भी सेम कहानी। 5 ने बोला सबसे पहले खुद को विजिटेड मार्क करो। इसने कहा मेरे पास 2 रास्ते हैं। इसने कहा पहले इधर को चलते हैं, 6 वाले पे। ओके, 6 अभी तक विजिट नहीं हुआ था, 6 को मार्क कर दिया 1। ओके, 6 ने देखा मैं कहां जा सकता हूं, उसने कहा मैं इधर। उसने कहा क्या अगर मैं 3 पे जाता हूं, उसने कहा 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, उधर जाके कुछ भी फायदा नहीं है, चलो वापस। इसने कहा मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया है, मैं वापस जाने से पहले 6 ने खुद को अंदर डाल दिया। 5 था, 5 ने बोला इधर एक्सप्लोर कर लिया, इधर देख लेते हैं। 4 के लिए देखा ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वापस। और अब 5 ने सब एक्सप्लोर कर दिया, तो बाहर आने से पहले स्टैक के अंदर। तो अगर मैं इनको बाहर निकालूंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल चुका है इस तरीके से। क्या इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत आपको नजर आई कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया? देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से इजी लॉजिक हमने यूज किए और इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हर नोड यही कह रहा है 0 अंदर तभी गया जब तक 1 और 2 अंदर नहीं चले गए। जब ये दोनों अंदर चले गए उसी के बाद 0 अंदर गया। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नोड तभी अंदर जाएगा जब उसके जो जिसपे वो एजेस भेज रहा है वो अंदर स्टैक के प्रेजेंट हो। जब वो चलेगा तब मैं जाऊंगा लास्ट में। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे मुझे सिर्फ डीएफएस लगाना है और आंसर को स्टैक के अंदर डालना है। जैसे मैं अपने सारे जो भी मेरे नेबर वाले हैं उनको मैं अंदर डाल दूंगा, ठीक है। जब सब खत्म हो गए उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। बस इतना मुझे ध्यान रखना है और ये सब प्रॉब्लम मैंने स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर दी बस। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम इस्तेमाल कहां करते हैं रियल लाइफ में, ऐसे इस टाइप का कि मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना पड़े। देखो ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी इन जनरल लाइफ में। कहां उसकी बात मैं करता हूं। देखो अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, प्रोसेसर की होते हैं ना, हाँ जी, वहां पे बहुत सारी प्रोसेस होती है। हाँ, अब बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती है कि एक दूसरे में डिपेंडेंट होती है। ऐसे कि ये कहता है कि अगर मेरी ए प्रोसेस है और दूसरी बी प्रोसेस है, वो कहेगा कि बी प्रोसेस तभी एग्जीक्यूट होगी जब ए होगी। पहले ए को एग्जीक्यूट होना है फिर बी को। तो यहां पे मैं ये एज बना देता हूं। फिर ऐसी मेरी बाकी भी होती है कि बी है, बी कह रहा है मैं तभी, बी ने कहा अगर मैं एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ही ये सी और डी वाले एग्जीक्यूट होने चाहिए, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा ऐसे, ए से एज जा रही है बी पे, अब बी कह रहा है मुझसे एज जा रही है सी और डी पे।
तो यहां पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल के क्या फायदा होगा, देखो इस तरीके से बहुत लंबा बन सकता है। हाँ जी, तो अगर मैं इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल दूं, जैसे अगर इसका एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये हो सकता है कि ए बी सी डी आंसर, कि अगर आप इस ऑर्डर में इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि यही तो कह रहा है कि ए प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए फिर बी होनी चाहिए, ये कह रहा है बी कह रहा है कि पहले मैं होना चाहिए उसके बाद सी और डी होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, वो कैलकुलेट तो करता होगा, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। हाँ जी, वो कैलकुलेट कैसे करेगा कि पहले मुझे किसको करना है एग्जीक्यूट, तो वहां पे वो यही ग्राफ बनाता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, और वहां से वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालता है, और उसको जैसे ही आंसर मिल जाता है तो उसको पता चलता है पहले उसको ए को एग्जीक्यूट कराना है, फिर बी को, फिर सी को, और फिर डी को, और ऐसे एग्जीक्यूट कराता है, आपका कंप्यूटर मस्त आराम से चलता है। समझ आ गया? हाँ जी, क्योंकि हमारे होता है ना डिपेंडेंसी होती है कई बार, ऐसी आपकी इन जनरल लाइफ भी होती है जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं कि भैया पहले तुम HTML का कोड लिख लो। हाँ जी, जब तक HTML का कोड नहीं लिखूंगा, जब HTML का कोड लिख दिया उसके बाद आप CSS अप्लाई करोगे, ठीक है, जब मैंने CSS वगैरह लगा दी तब आप जावास्क्रिप्ट लगाओगे। तो इस तरीके से हम बहुत लंबा ये बन सकता है, ठीक, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट और ऐड होंगे। तो हमें ये पता करना कि भैया मैं स्टार्ट कहां से करूं, पहला हमें कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि किस पे डिपेंडेंसी है, तो अगर इसका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनता है, ठीक है, तो हम इसका ये निकाल सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, सिंपल सा। तो ये यही कह रहा है कि पहले ए होना चाहिए और फिर बी होना चाहिए, तभी मैं आपको बोला ये डिपेंड है। डिपेंडेंसी में आपको इसलिए बोला था, एक वर्ड बार बार यूज कर रहा है डिपेंड, कि बी डिपेंड है ए में, बी डिपेंड है ए में, कि जब तक ये ए नहीं होगा तब तक बी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब ए एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जाके कौन एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट होगा। आई होप अब आपको ये सेंस बना रहा होगा कि ये रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। बहुत सारे 2-3 एग्जांपल खुद से भी ढूंढना। ओके, हाँ जी। अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, हमने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाई है, हमने इसमें सिंपल सा डीएफएस लगाया, बस स्टैक यूज कर लिया, तो v प्लस ई हमारे डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ v, बस। तो इसको चलते हैं कोड में और एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत छोटा सा कोड है। चलिए, चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। चलिए, हमें एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दे रखा है विद v वर्टिसेस एंड e एजेस, फाइंड एनी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ दैट ग्राफ, कोई भी एक आप ढूंढ के बता दो। चलिए, और इसको मुझे आंसर देना है वेक्टर इंटीजर के फॉर्म में। तो मैंने आपको कहा था कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका डीएफएस फाइंड करो। ओके, हाँ जी। तो अगर डीएफएस निकाला, मुझे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, एक होगा विजिटेड वाला, चलिए उसको ले लेते हैं v,0, और एक चाहिए मुझे स्टैक, जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करके रखूंगा। अब मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल लगा देता हूँ। डीएफएस में मुझे क्या पास करना पड़ेगा, भैया मैंने पास कर दिया इसके अंदर 0, ओके, कि कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉमा, मैंने इसके अंदर पास कर दिया अपनी एडजेंसी लिस्ट, मैंने इसके अंदर पास कर दिया विजिटेड, और मैंने इसके अंदर पास कर दिया अपना स्टैक वाला, जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करके रखूंगा। अब हम आ जाते हैं डीएफएस, वाइड डीएफएस, इंटीजर नोड, वेक्टर इंटीजर जो मेरी एडजेंसी लिस्ट है उसको मैंने पास किया है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर बुलियन विजिटेड जो विजिट हो चुके हैं एज अ रेफरेंस मुझे भेजना पड़ेगा, और ये स्टैक इंटीजर इसको भी एज अ रेफरेंस मुझे भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आंसर इसके अंदर स्टोर होगा वो यहां भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ओके, आई होप विजिबल होगा। तो जब हम डीएफएस करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम विजिटेड मार्क करते हैं कि इस नोड को मैं विजिट कर दिया हूं। अब उसके बाद लुक एट इट्स नेबर 1 by 1। क्लियर? हाँ जी। तो नेबर को कैसे एक्सेस करूंगा मैं, उसके जिस पे वो एज भेज रहा है। तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन एडजेंसी लिस्ट में देखना बस, नोड डॉट साइज j प्लस प्लस। तो यहां से मैं उनको एक्सेस इजीली कर सकता हूं। तो मुझे देखना है कि भैया कौन कौन अभी तक विजिट नहीं हुआ है। इफ नॉट विजिटेड, यही लिखता था ना मैं, हाँ जी, उसका नेबर कैसे निकालता हूं, एडजेसेंट नोड j, इस तरीके से मैं उसके नेबर को निकाल सकता हूं। ये उसका नेबर है, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, अगर उसका नेबर विजिट नहीं हुआ है तो उसके लिए डीएफएस कॉल लगा दूं। तो एडजेसेंट नोड j मैंने भेजा, उसके साथ ही एडजेंसी लिस्ट, कॉमा, मैंने विजिटेड, कॉमा, और अपना स्टैक, ये मैंने फंक्शन कॉल लगा दिया, जो अभी तक हम डीएफएस में करते हुए आ रहे थे। तो एक बार मैंने उसके सारे नेबर को देख लिया है, ठीक है। तो एक बार उसके सारे नेबर को अगर मैंने देख लिया तो लास्ट में मुझे क्या करना है कि भैया खुद को पुश कर दो, किसमें, स्टैक के अंदर, उस नोड को। मैंने कहा था ना, जब मैं अपने सारे नेबर को देख लूंगा उसके बाद मैं खुद को अंदर
पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं ये 4 की, तो 4 ने जब 1 और 0 सबको देख लिया है, हाँ जी, अब 4 फाइनली स्टैक के अंदर चला जाएगा। मैंने बोला था ना अभी बोर्ड में कि जब मैं अपने सारे नेबर को देख लूंगा उसके बाद मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। इसको ऐसे करके लिख देते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे। चलिए, अब मैंने कहा था कि भैया ये तो किसके लिए है कि भाई मैंने 0 नोड वाले को भेजा है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ नोड अभी भी अनविजिटेड हो, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन v i प्लस प्लस, कि कोई छूट ना जाए, कोई ऐसा नोड, कोई या फिर ऐसी वर्टेक्स जो अनविजिटेड ना रह जाए। तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ, इफ नॉट विजिटेड ऑफ i, अगर कोई ऐसी नोड है, वर्टेक्स है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो भैया उसको विजिट करो। तो 0 की जगह में क्या भेजना पड़ेगा, i को भेजना पड़ेगा कि उसको विजिट करो, उस पर DFS लगाओ। तो एक बार यहां से मुझे स्टैक के अंदर आंसर फाइनली मुझे मिल जाएगा। अब मुझे सिंपली उसको किस में रिटर्न करा के देना है, अपने आंसर के फॉर्म में, एक वेक्टर के फॉर्म में उसे रिटर्न करा के देना है। तो अब स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालो और उनको किसके अंदर भरो, अपने आंसर के अंदर। इस तरीके से स्टैक से एक एक करके एलिमेंट निकालूंगा, आंसर डॉट पुशबैक क्यू डॉट टॉप, सॉरी एस डॉट टॉप, ऐसे निकालते ना हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को, और उसके बाद उसको पॉप कर दो और लास्ट में रिटर्न अपना आंसर को। आई होप आपको क्लियर होगा। कंपाइल एंड रन करते हैं इसे एक बार। ओके, कुछ एरर ये दे रहा है, उसको चलो चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने यहां पे गलती से स्टैक लिख दिया एस की जगह, स्टैक का जो नाम था। ओके, हाँ जी, अब सही है। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, अब हम इसको सबमिट कर देते हैं और इस तरीके से हमारी पूरी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी इजीली। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। डीएफएस वाला पार्ट हमें क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे बीएफएस, कि अगर मुझे इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना हो बीएफएस की हेल्प से तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक स्पेशल एल्गोरिथम है जिसका नाम है कांस एल्गोरिथम। भैया यार अब इसको भी याद करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा ना ग्राफ में कॉमन सेंस यूज करना है बस, और कॉमन सेंस यूज कर लिया तो प्रॉब्लम खत्म। अभी आपको कमाल नजर आते हुए दिखेगा। ये तो बहुत आसान है, ये एल्गोरिथम बहुत ही आसान, आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्लियर? हाँ जी, मेरे पास ये टैग गिवन है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, बोलेगा कि इसका मुझे आंसर लाके बताओ कि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होगा। तो मुझे पता है इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मल्टीपल आंसर इसके प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये हो गया, या फिर ऐसा हो गया, मल्टीपल इसके आंसर प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं, मुझे एक आंसर लाके बताना है। ओके, अब हम इसको कैसे निकालेंगे उसकी और हम सोचते हैं। अब आप खुद बोलो कि सबसे पहले अगर मैं इनको प्रोसेस बोल दूं, प्रोसेस बोल के आपके दिमाग में जल्दी घुसेगा, ठीक है, कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, ठीक है। 0 कह रहा है कि पहले मैं एग्जीक्यूट होऊंगा मेरी प्रोसेस, उसके बाद 1 और 2 वाले होंगे, ठीक है, पहले मैं होऊंगा, ठीक। हाँ जी, 5 भी वही कह रहा है कि पहले मैं होऊंगा, फिर 6 और 4 होंगे, मेरे बाद होंगे 6 और 4, ठीक है। 6 भी वही कह रहा है कि पहले मैं होऊंगा, मेरे बाद ये 3 होना चाहिए, ठीक। हाँ जी, अब आप खुद बोलो इस ग्राफ को देख के कि सबसे पहले कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, इस ग्राफ को देख के बताइए, कमेंट करके बताइए, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करना, मैं आपसे इसको सॉल्व करवा दूंगा। सबसे पहले कौन से, देखो वही वाले होंगे जिसमें कोई भी ऐसा नोड जिसमें कोई भी इनकमिंग एज ना हो। इनकमिंग एज का मतलब कि वो ये नोड किसी पे डिपेंडिंग नहीं है, सबसे पहले तो वही एग्जीक्यूट होगा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जिसका कोई पेरेंट ना हो। पेरेंट होने का मतलब जैसे मैं 0 1 की बात करूं तो 1 का पेरेंट है 0, क्योंकि 0 से 1 पे एज जा रही है। क्लियर? हाँ जी, जैसे मैं 3 की बात करूं तो 3 के पेरेंट कौन हो जाएंगे, 6 और 1। क्लियर? हाँ जी, कि पहले मेरे पेरेंट आएंगे फिर मैं आऊंगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले वो वाले नोड एग्जीक्यूट होंगे जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, या फिर उसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है ना, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, तो आपको कौन कौन से दिख रहे हैं भैया, एक 0 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ओके, तो 0 5 में से आपका आंसर में कोई भी आ सकता है, 0 5 लिखो, 5 0 लिखो, कोई भी आप करवा सकते हैं एग्जीक्यूट। क्लियर? हाँ जी, तो मान लो मैंने 0 5 करा दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाई। ओके, अब मुझे पता है ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है,
जीरो वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, जीरो ने कहा मैं हो गया हूं, मेरा काम खत्म हो चुका है। ओके, इसने बोल दिया मेरा हो गया, अब तुम अपना देख लो। ठीक है, अब तुम्हें जिस हिसाब से डिपेंडेंसी है तुम उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना। 5 ने बोल दिया मैं तो हो चुका हूं एग्जीक्यूट। ओके, अब तुम अपना देख लेना, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करवा लो। ठीक, हाँ जी। अब आपके पास ग्राफ ये रहा। अब आप खुद बताओ अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए? एज हटा दी ना, है ना, क्योंकि एज क्यों लगाई थी? क्योंकि वो बता रहा था कि पहले मैं एग्जीक्यूट होऊंगा उसके बाद तुम होना। ठीक है, जब मैं एग्जीक्यूट हो चुका हूं तो मैंने अपनी एज भी हटा दी। अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया? खुली छूट। अब तुम में से जो जिस ऑर्डर में तुम्हें एग्जीक्यूट होना हो जाओ। अब आप खुद देखो इस ग्राफ को देख के कि अब कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम उसी को देखेंगे ना कि जिसका कोई पेरेंट नहीं है। कौन कौन सी दिख रही है? एक 2 है, कोई पेरेंट नहीं है, जब इसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। 0 है, इसमें भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं है। और 6 है एक, जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैंने 2 1 6 करके लिख दिया। 6 1 2 लिखो, 1 2 6 लिखो। ठीक, हाँ जी। 2 काम खत्म, 6 काम खत्म, देखो। ठीक, हाँ जी। 1 का काम खत्म, तो 1 ने ये भी हटा दिया। ओके, अब मेरे पास इतना बचा है। वो प्रोसेस हो चुकी है एग्जीक्यूट, जो हो गई है उनको मैंने हटा दिया। अब मेरे पास इतना बचा है। अब इतना बचा है तो इनमें से पहले कौन होगा एग्जीक्यूट? बताइए, 2 में वही वाला नोड होगा जिसका कोई पेरेंट नहीं है, जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तब वो बोलते थे 3 अब एग्जीक्यूट होगा। तो अब 3 एग्जीक्यूट हो गया। 3 ने बोला मैं एग्जीक्यूट हो चुका हूं, अब तुम्हें भी मैंने छूट दे दी है। अब एक ही नोड बचा है, उसकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो भैया अब ये 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से मेरी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का आंसर मिल गया कि 0 5 2 1 6 3 4। बिल्कुल हमने कॉमन सेंस यूज किया नहीं किया? हाँ जी, मुझे पता कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है। यही है वो डायग्राम जो हमने पिछले वाले में निकाला। तो यहां पे हमने इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, बस उसी को हमने एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दिया। वही हमारा कांस एल्गोरिथम है बस। तो मैंने क्या करा, मुझे सबसे पहले क्या देखना कि मुझे ऐसे नोड ढूंढने हैं जिनमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। वही तो देखना है ना, कि भैया उसके अंदर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। या फिर मैं बोल सकता हूं इन डिग्री आउट डिग्री पढ़ा था ना। हाँ जी, कि इन डिग्री होती है कि कितनी एजेस उसके ऊपर आ रही हैं, और आउट डिग्री क्या होता है कि कितनी एजेस उससे जा रही हैं। तो मैं एक तरीके से इन डिग्री सबसे पहले फाइंड कर लेता हूं पूरे ग्राफ की इन डिग्री फाइंड कर लो। ये फाइंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 0 1 2 3 4 5 ये रहा 6। ओके, तो ये क्या करेगा, इन डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? एक एक करके पूरे को ट्रैवर्स कर लो और इन डिग्री निकाल दो, वरना ये एडजेंसी लिस्ट दे रही है ना आपको, इससे आप देख लो कि 0 किस किस पे डाल रहा है, 1 पे और 2 पे। तो 1 की इन डिग्री को 1 से बढ़ा देगा और 2 की इन डिग्री को भी 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, इन दोनों पे डाल रहा है। 1 पे क्या, 1 किस पे डाल रहा है, 3 और 4 पे, तो 3 की इन डिग्री को 1 से बढ़ा देगा और 4 की भी इन डिग्री को 1 से बढ़ा देगा। 2 को देगा, 2 किसी पे नहीं डाल रहा, 3 किस पे डाल रहा है, 4 पे, तो 4 की इन डिग्री को 1 से बढ़ा देगा। ओके, 4 वाला किसी में डाला, 5 वाला 6 था, 4 की इन डिग्री 1 1 से बढ़ा देगा। तो इसकी 1 से बढ़ा दी, 4 वाले की भी 1 से बढ़ा दी। ओके, अब लास्ट देगा 6 किस पे डाल रहा है, 3 पे, तो वो 3 वाले की इन डिग्री को 1 से बढ़ा देगा। अब मैंने देखा कि भैया ये 0 और जो 5 थे ये अभी भी 0 0 ही है। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे मुझे सेम वही लॉजिक यूज करना है, ठीक, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी बताइए? तो मैं यहां पे सबसे पहले मैं किसको एग्जीक्यूट करा सकता हूं बताइए? कि जिनकी इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी, जिनकी इन डिग्री 0 होगी वही तो एग्जीक्यूट होंगे पहले। हाँ जी, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, तो मैंने देखा कि पहले 0 और 5, तो इनको मैं यहां पे मैं BFS लगा रहा हूं। हाँ जी, तो मैं Q का इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके, तो इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया, 0 को भी और 5 को भी Q के अंदर डाल दिया। ओके, हाँ जी, मैंने यहां से 0 को बाहर निकाला। ओके, इसको मैंने आंसर में लिख दिया, 0 को बाहर निकाला Q से, आंसर में लिख दिया। अब जब 0 बाहर आ चुका है, 0 बाहर आ चुका है, तो 0 का काम खत्म हो गया। हाँ जी, अब ये क्या करेगा, ये जिस पे एज डाल रहा है, जिस पे एज डाल रहा है, ठीक है, अब उनको उसने छूट दे दी है। ठीक है, अब मेरी डिपेंडेंसी तुमसे हट चुकी है क्योंकि मैं एग्जीक्यूट हो चुका हूं। 0 एग्जीक्यूट हो गया। हाँ जी, ये 1 और 2 को बोलेगा अब तुम इंडिपेंडेंट हो, मुझसे इंडिपेंडेंट तुम हो। ठीक है, अब तुम्हें वो वाली जो बात है ना कि भैया 0 फिर 1 2 एग्जीक्यूट होने चाहिए, मैं तो उसने कहा मैं तो हो गया हूं एग्जीक्यूट। ठीक है, अब तुम अपना देख लो। ठीक, तो ये क्या करेगा, 0 1 पे एज डाला था तो ये 1 की इन डिग्री को 1 से घटा देगा। 0 2 पे एज डाला था तो ये 2 की इन डिग्री को 1 से घटा देगा। ओके, अब जैसे ही किसी की इन डिग्री 0 0 हो गई, उनको भी इसके अंदर डालो।
क्लियर है? हाँ जी। अब मैंने 5 को निकाला क्यू के अंदर से, 5 ने भी सेम काम करा। 5 ने देखा भाई मैं किस पे डाल रहा हूं, 6 और 4 पे, तो ये 6 और 4 की इन डिग्री को एक एक से कम कर देगा। 6 की हो चुकी है 0 और 4 की हो चुकी है 1 से कम, कितनी हो गई है? 2 हो गई है। क्लियर? हाँ जी। तो 4 और 6 में से 0 कौन बना है? 6 बना है। 6 को अंदर डाल दो इस तरीके से, क्यू के अंदर आ रखे। अब मैंने अगले एलिमेंट को बाहर निकाला, 1 को। 1 ने देखा भाई मैं किस किस पे एच डाल रहा हूं, 1 ने बोला मैं 3 पे और 4 पे एच डाल रहा हूं, तो भैया इसने बोला कि भैया इनकी इन डिग्री को एक एक से कम कर दो। तो 3 की अगर इन डिग्री को 1 से कम करे तो 1 बनेगा, 4 की इन डिग्री को 1 से कम करेगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 1। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। 1 का काम खत्म, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं बना तो कोई क्यू के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी। इसको मैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता रहता हूं। देखो ऐसा ही हो चुका है, एज गायब हो गई है, एज गायब हो गई है, एज गायब हो गई है। ठीक? हाँ जी। अब मेरा कौन बचा है अगर मैं आपसे बात करूं, अब यहां से 6 को बाहर निकाला है। किसको? 6 को। 6 को बाहर निकाला, से पहले मैंने किसी को लिखा, ओके 0516। अच्छा 2 वाला हो चुका था ना मेरा सॉल्व, ओके। तो 2 वाले को लिखना बोलिए तो उसको मैंने लिख दिया, ओके। अब 6 को मैंने बाहर निकाला, 6 का भी सेम कहानी, 6 इस पे डाल रहा है 3 पे, तो 3 पे जाएगा, हाँ जी, और उसकी इन डिग्री को 1 से कम कर देगा। तो उसकी इन डिग्री कितनी हो चुकी है? अब 0 हो गई है, हो गई नहीं 3 की? हाँ जी। तो अब 3 क्यू के अंदर आ जाएगा। अब 3 का काम, अब 3 को बाहर निकालो, 3 को बाहर निकाला, 3 को आंसर में लिख दिया। 3 किस पे डाल रहा है? 4 पे, तो 4 की इन डिग्री को 1 से डिक्रीज कर दो, तो इसकी कितनी बन गई? 0 बन गई। ठीक? हाँ जी। तो इसको भी हटा दो। अब जैसी जिसकी 0 बनती है उसको मैं क्यू के अंदर डालता जाता हूं। अब 4 बचा है, ओके, 4 को बाहर निकाला, आंसर में लिखा, 4 किसी पे एच डाल रहा है, 4 किसी पे एच नहीं डाल रहा है, तो मेरा काम खत्म हो चुका है, क्यू खाली हो चुकी है और मुझे मेरा आंसर मिल गया। बस यही आपका कांस एल्गोरिथम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला काम, फाइंड इन डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स। ठीक? सेकंड स्टेप यही करा था मैंने, सबकी इन डिग्री ढूंढ ली थी। हाँ जी, पुश 0 इन डिग्री वर्टेक्स इनटू क्यू, क्यू के अंदर डाल दो जिनकी क्या है? 0 है। इनिशियली मैंने 0 5 को डाल दिया था। अब मेरा मेन काम शुरू होता है। ठीक? हाँ जी। थर्ड स्टेप में क्या था कि एक एक करके पॉप करो एलिमेंट को। हाँ जी, पॉप एलिमेंट फ्रॉम क्यू। हाँ, मान लो वो नोड वाला एलिमेंट है जो मैंने पॉप किया, अब वो जिस पे भी क्या भेज रहा है? एज भेज रहा है। ठीक है? या फिर मैं बोल सकता हूं कि उसके नेबर की, जो भी उसके नेबर होंगे उनकी इन डिग्री को 1 से डिक्रीज कर दो, यही बोला था। हाँ जी। और इसके बाद जिसकी 0 इन डिग्री हो गई है, जिस नेबर की, शुड बी पुश्ड इनटू क्यू, शुड बी पुश्ड इनटू क्यू, उनको क्यू के अंदर पुश कर दो। बस ये आपका कांस एल्गोरिथम हो गया। बस इतने से स्टेप, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं करी, बिल्कुल सिंपल अपना दिमाग लगाया और हमने इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर दिया। अब यहां पे भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, तो ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। ओके? हाँ जी, बीएफए से लगाया, आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम अच्छे से कर भी ली होगी। अगर कर लिया तो कमेंट कर दो। क्या इसको आप कभी अपनी जिंदगी में भूल पाओगे? इस एल्गोरिथम को कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आज हमने अच्छे से समझ लिया। तो चलो कोड पार्ट पे चलते हैं, अच्छे से चमका देते हैं। चलो अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बीएफएस की हेल्प से। तो यहां पे सबसे पहले मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एक वेक्टर इंटीजर मुझे रिटर्न कराना है, उसको हम ले लेते हैं आंसर, इसको मैं रिटर्न कराने वाला हूं। एक चाहिए होगा मुझे वेक्टर इंटीजर इन डिग्री, जो इन डिग्री को रखेगा, और इसका साइज कितना होगा? v,0। इनिशियलाइज मैंने इसको v,0 है ना। हाँ जी, कैलकुलेट, सॉरी, स्टोर दी इन डिग्री ऑफ एवरी नोड। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं।
कि हर एक वर्टेक्स का या फिर हर एक नोड का इन डिग्री हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर इंटीजर मुझे इसकी एडजेंसी लिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ जी, तो एडजेंसी लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन कितना, v i प्लस प्लस। फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन, कॉलम में कैसे जाऊंगा, एडिशन i डॉट साइज j प्लस प्लस, और यहां पे मैं इन डिग्री को कैलकुलेट कर लूंगा। तो जो भी नोड मैंने निकाला है एडजेसेंट आई जे, जो भी नोड है उसकी इन डिग्री को 1 से बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने इन डिग्री फाइंड कर ली हर एक नोड की। क्लियर? हाँ जी, इससे मैंने क्या करा है, इससे मैंने एक्सेस करी है हर एक जो भी एडजेसेंट लिस्ट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, हाँ जी, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 से 0 पे एच जा रही है, तो 1 के आगे लिखा होगा 0। ठीक है, वैसे ही 2 के आगे लिखा होगा 0, 3 के आगे लिखा होगा 0, तो 0 की जो इन डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बाकी जितने भी एलिमेंट है उनकी 0 0 ही रहेगी। अब जब मैंने इन डिग्री कैलकुलेट कर ली, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहता है कि भैया पुश ऑल द नोड ऑफ 0 इन डिग्री इनटू क्यू। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक क्यू बनानी पड़ेगी, तो क्यू इंटू क्यू, मैंने क्यू बना दी। चलो, तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन v i प्लस प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं इफ नॉट, अगर इन डिग्री आपकी क्या हुई किसी भी एलिमेंट की 0 हुई तो उसको क्यू के अंदर पुश कर दीजिए, क्यू डॉट पुश आई। आई होप आपको कोड समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इन डिग्री मैंने कैपिटल में लिखा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे अपने क्यू को एक एक करके एलिमेंट को बाहर निकालना स्टार्ट करना है जब तक मेरी क्यू खाली ना हो जाए। क्लियर? अब मैंने जो ऑपरेशन आपको बताया था वही मुझे करने हैं। इंटीजर नोड लूंगा, जो भी क्यू का पहला वाला एलिमेंट है उससे मुझे बाहर निकालना है, तो क्यू डॉट पॉप। अब ये मेरा आंसर का पार्ट होगा, जो भी एलिमेंट मैंने निकाला क्यू से। हाँ जी, तो आंसर डॉट पुश बैक, इस नोड को डाल दो। हाँ जी, अब जो हमारे पास ये नोड है, ठीक है, ये जिस पे एज भेज रहा है उनके इन डिग्री को मुझे क्या करना है, 1 से डिक्रीज करना है। ठीक है, तो उनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू, क्योंकि वो मुझे पता वो मेरे नेबर ही होंगे। हाँ जी, j लेस देन एडजेसेंट नोड डॉट साइज, मुझे क्या करना है, जो मेरा नेबर है, नेबर उनकी इन डिग्री को डिक्रीज करना है 1 से। क्लियर? हाँ जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नेबर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इस तरीके से। अब यहां पे आप मेरे पास सिंपल सा स्टेप होगा कि भैया इन डिग्री ऑफ एडजेसेंट जो उसका नेबर है, इस तरीके से एक्सेस कर लिया, उसकी इन डिग्री को 1 से कम कर दीजिए। अगर उसकी इन डिग्री जो नेबर है 0 हो चुकी है तो उसको क्यू के अंदर हम पुश करवाते थे। मैंने बोला था ना, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसको क्यू के अंदर पुश कर दो उसके नेबर को। अगर उसके नेबर की अब इन डिग्री 0 हो चुकी है तो भैया उसको क्यू के अंदर पुश कर दो, तो पुश कर दो उसके नेबर को, एडिशन नोड जे। इस तरीके से हमने इस स्टेप को कंप्लीट किया। हम बाहर आए और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। कंपाइल एंड रन करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको पूरा कोड समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या करा, इन डिग्री ढूंढी है। ओके, जब हमें इन डिग्री वगैरह मिल गई, उसके बाद मैंने क्या करा, जिस भी नोड के 0 इन डिग्री है उनको पहले क्यू के अंदर पुश करा, तो ये उस स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एक करके क्या करता हूं, क्यू से एलिमेंट्स को बाहर निकालता हूं। ठीक, हाँ जी, जो एलिमेंट बाहर निकाला पहले तो उसको आंसर के अंदर डाल दिया जो मुझे रिटर्न करवाना है। ओके, अब जो नोड निकला है वो क्या करेगा, वो एस डाल रहा होगा किसी न किसी पे। जैसे मालूम मैंने 2 निकाला तो 2 एस डाल रहा है 0 पे। ठीक है, तो 2 का काम है कि भैया ये 0 की इन डिग्री को क्या बनाना, 1 से कम करना। तो वही ये कर रहा है कि फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन एडिशन नोड, जो भी मेरे एडिशन नोड है, जो भी मेरे नेबर वाले नोड है, तो उनको मैं एक्सेस ऐसे करके करता हूं और उनकी डिग्री को इन डिग्री को 1 से कम कर देता हूं। और जैसे ही मेरे नेबर की इन डिग्री 0 हो गई, नेबर की इन डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसको क्या कर दो, क्यू के अंदर पुश कर दो। इस तरीके से हमने पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये कोड चमक गया होगा। कोड बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। और आज हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को 2 मेथड से सॉल्व कर दिया, सिर्फ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए।
अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज के बाद आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर आपको निकाला हो तो कॉन्स एल्गोरिथम आपको हमेशा दिमाग में याद रहेगा। लास्ट में मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी इंट्यूशन क्या थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो अगर आप लास्ट तक बने तो कमेंट कर दो कॉमन सेंस प्लस प्लस। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।